आज हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत रासायनिक सेल के प्रकारों पर। इसके पहले सेल के बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? ऐसी व्यवस्था है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। इस व्यवस्था को विद्युत रासायनिक सेल का नाम दिया जाता है। अब इस सेल के दो प्रकार होते हैं। इन दोनों प्रकारों की हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रकार है प्राथमिक सेल। प्राइमरी सेल। आपने दो प्रकार के सेल देखे हैं, कम या ज्यादा रोज देखते हैं। जैसे टॉर्च की बैटरी, जिसको ड्राई सेल, सूखा सेल हम लोग कहते हैं, वो क्या है? जब टॉर्च में, रेडियो में वो बैटरी लगती है तो धीरे धीरे उसकी क्षमता घटती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब वो सेल काम करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार के सेल को हम कहते हैं प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। तो आप देखें, सेल में फिर से याद कीजिए, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। तो जाहिर है कि जब रासायनिक प्रतिक्रिया लगातार होती रहेगी तो उसमें से प्रतिकारक का क्षय होता रहेगा। सेल में जो प्रतिकारक है, पदार्थ हैं, उनके परिमाण में कमी आती रहेगी। फलतः क्या होगा कि जैसे जैसे सेल में प्रयुक्त प्रतिकारक के परिमाण में कमी आती है, वैसे वैसे सेल की कार्य क्षमता घटती है और जब वो परिमाण बहुत कम बच जाता है, नगण्य हो जाता है, तो सेल काम करना बंद कर देता है। और आपने देखा होगा कि बाजार में टॉर्च की बैटरी होती है, घड़ी में जो आप बैटरी लगाते हैं, इन सबको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, दोबारा इनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो प्राथमिक सेल वैसे सेल हैं जिनसे विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा, रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, किंतु इसे दोबारा आविष्ट कर, दोबारा चार्ज करके फिर से सेल को काम करने लायक नहीं बनाया जा सकता। ऐसे सेल को हम कहते हैं प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, जिनकी चर्चा पिछले दिन हुई थी। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल या फिर लेक्लांसी सेल प्राथमिक सेल के बड़े अच्छे उदाहरण हैं। और दूसरे प्रकार का सेल है जिसको हम कहते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेकेंडरी सेल। बहुत सारे सेल आपने देखे होंगे, कैसे कि सेल काम करता है, काम करते जाता है, धीरे धीरे उसके काम करने की क्षमता घटती है और एक समय ऐसा आता है जब वो काम करना बंद कर देता है।
फिर उसको क्या करते हैं आप, चार्ज कर देते हैं। चार्ज कर देते हैं तो फिर वो काम करने लगता है, और फिर जब वो काम करते रहता है तो उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। तो वास्तव में होता क्या है कि ऐसे सेल को चार्ज करके हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ को, प्रतिकारक को उस अवस्था में ले जाते हैं जिस अवस्था में वो प्रतिक्रिया करके विद्युत धारा उत्पन्न कर सके। और जब उस सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो क्या होता है, वो पदार्थ घटने लगता है, वो पदार्थ घटने, प्रतिकारक घटने लगता है। और जब वो समाप्त हो जाता है या कहीं जब उसकी मात्रा नगण्य रह जाती है तो वो काम करना बंद कर देता है। फिर इस सेल को जब हम दोबारा चार्ज करते हैं तो प्रतिक्रिया की दिशा उलट जाती है। पदार्थ क्या हुआ था, घट गया था, से चार्ज करने पर, उसे दोबारा आविष्ट करने पर फिर से उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया के द्वारा, फिर से विपरीत प्रतिक्रिया के द्वारा वह पदार्थ बन जाता है और फिर से वो सेल काम करने लगता है। तो क्या है द्वितीयक सेल? वैसे सेल जिनमें विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इनसे विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, और कुछ समय बाद जब इनसे विद्युत धारा का उत्पन्न होना बंद हो जाता है तो इसे हम लोग दोबारा आविष्ट कर देते हैं और ये सेल पुनः क्रियाशील हो जाता है। ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं द्वितीयक सेल, लीड संचायक सेल। इसका लीड एक्युमुलेटर सेल, लीड संचायक सेल द्वितीयक सेल का बहुत अच्छा उदाहरण है। लीड संचायक सेल आप देखते होंगे कि घर में इन्वर्टर के साथ जो बैटरी जुड़ी होती है वो बैटरी क्या है, द्वितीयक सेल का उदाहरण है। हमारे मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है जब काम करती रहती है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिस्चार्ज होती है। आप भी कहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसको क्या करते हैं आप, दोबारा चार्ज कर देते हैं और फिर वो काम करने योग्य बन जाती है। तो ये बैटरी भी जो हमारे मोबाइल में लगी हुई है, ये भी क्या है, द्वितीयक सेल का एक अच्छा उदाहरण है। हम लोग का अगला टॉपिक है कोरोशन ऑफ मेटल्स, धातुओं का संक्षारण। ये सामान्य अनुभव की बात है कि धातुओं को खुली हवा में छोड़ देने पर पहले धातु की सतह मलिन पड़ती है, यानी धातु की जो प्राकृतिक चमक होती है वो घटने लगती है। उसके बाद उसकी सतह पर बहुत महीन छोटे छोटे छिद्र, रंध्र बन जाते हैं, सतह पोरस हो जाती है, रंध्रमय हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उस पर चूर्ण की तरह, पाउडर की तरह कुछ जम जाता है और थोड़ा समय जब और बीतता है तो पपड़ी जमा हो जाती है, पपड़ी बन जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसी पपड़ी को बनने की क्रिया को हम कहते हैं संचारण। यह घटना आपने देखा होगा कि नम वायु में, गर्मी के दिनों में यह घटना कम होती है, बरसात के दिनों में सबसे अधिक होती है। नम वायु में जब हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, अर्थात हवा की आर्द्रता अधिक होती है, ठीक है ना, तो नम वायु में, मॉइस्ट एयर में ये घटना अधिक होती है। तो धातु का संक्षारण क्या है, धातुओं को हवा में खुला छोड़ देने पर धातु की सतह पर बहुत छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण, चूर्ण या पतली परत का बनना, यह क्रिया धातु का संक्षारण कहलाती है। और धातु का संक्षारण जब होता है तो इस पर
किसका किसका असर होता है? सबसे पहले ऑक्सीजन का हवा में उपस्थित, जल में उपस्थित ऑक्सीजन, जलवाष्प, इसके अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है धातुओं का संक्षारण होने में। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं धातुओं के संक्षारण को कि हवा, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि के प्रभाव से धातु की सतह पर महीन छिद्रों का निर्माण, उसकी सतह पर चूर्ण या पपड़ी का निर्माण धातु का संक्षारण कहलाता है। और धातु का संक्षारण के क्रम में यदि धातु लोहा है, धातु क्या है? धातु का संक्षारित होने वाला धातु यदि लोहा है तो संक्षारण की इस विशेष स्थिति को हम लोग कहते हैं जंग लगना, रस्टिंग। क्या कहते हैं? जंग लगना। यानी संक्षारित होने वाला धातु अगर लोहा है तो उसको कहते हैं हम लोग रस्टिंग। एक बात और दिमाग में रखिएगा कि संक्षारण के कारण धातु का धीरे धीरे क्षय होता रहता है। तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा जंग लगने पर कर दें कि अगर संक्षारित होने वाला धातु लोहा है तो संक्षारण की इस विशेष स्थिति को हम जंग लगना, रस्टिंग कहते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे कि लोहा में जंग तभी लगता है जब वहाँ पर हवा अर्थात ऑक्सीजन और जलवाष्प या कहें जल दोनों मौजूद हो। तो ऑक्सीजन और जल के प्रभाव से लोहा का होने वाला संक्षारण जंग लगना कहा जाता है। और जो जंग लगता है, वो जंग जो लगता है वो क्या होता है? वो होता है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कई बार पूछा जाता है कि इसका जंग का सूत्र क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 XH2O। यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या निश्चित नहीं होती, इसके अनुसार जंग की प्रकृति भी अलग अलग होती है, आप देखते होंगे। तो जंग क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी लोहा जब नम वायु के संपर्क में आता है तो उसका संक्षारण होता है। इस क्रिया को हम कहते हैं जंग लगना। और नम वायु के संपर्क में जब लोहा आता है तो क्या बनता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बनता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसी को हम लोग कहते हैं जंग। अब कभी कभी पूछा जाता है कि लोहा को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। आप सब जानते हैं, केवल आप याद कीजिए, लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट चढ़ा देते हैं। पेंट चढ़ा देते हैं, इनामिल का पेंट चढ़ा देते हैं, इनामिल चढ़ा देते हैं। तो क्या होता है? लोहा का जंग लगना रुक जाता है। आप देखते होंगे कि उसके ऊपर जंग नहीं लगने वाले धातुओं का लेप चढ़ा देते हैं, जैसे गैल्वेनाइज करना, ठीक है ना। तो गैल्वेनाइज करने क्या होता है? लोहा के ऊपर जस्ता की परत चढ़ा देते हैं। कई बार इसके साथ, लोहा के साथ
लोहा की तुलना में प्रबल विद्युत धनात्मक धातुओं जैसे मैग्नीशियम, कौन सा धातु लोहा से प्रबल विद्युत धनात्मक होगा? जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा के ऊपर स्थित होगा। तो लोहा को अगर हम लोग लोहा की अपेक्षा किसी प्रबल विद्युत धनात्मक धातु के साथ तार के द्वारा जोड़ दें तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि लोहा पर जंग लगना बंद हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कैथोड संरक्षण, कैथोड संरक्षण, कैथोड प्रोटेक्शन। तो इस तरह से लोहा को जंग लगने से आसानी से बचाया जा सकता है। तो ये हो गया धातुओं का संक्षारण। इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न आ सकते हैं, उन प्रश्न को हम लोग लिख के देंगे, हम आपको उसका उत्तर भी दे देंगे। प्रश्न और उत्तर ये चैप्टर पूरा हो जाता है या अगले लेक्चर के पहले आपको दे दिया जाएगा। किसका किसका, यानी पिछले 2 दिनों में जो पढ़ाई हुई है वो और आज जो पढ़ाई हुई वो तीनों का एक साथ आपको नोट्स दे देंगे। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कोलारसच के नियम पर। कोलारसच के नियम पर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और इस साल की परीक्षा के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इस पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। पिछले 2 दिन और आज के जो लेक्चर है इस पर का नोट्स आपको मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा। और अगले दिन हम लोग कोलारसच के नियम पर चर्चा करेंगे। आप भी थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा अगले दिन, नेक्स्ट डे।